आजकल जो टाइम चल रहा है उस टाइम में जब एक लड़की शादी लायक होती है तो उसके फादर को लगभग 3 साल पहले से अपना जो फैमिली एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें कम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी बेटी को दहेज देने के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। अगर वो बाप अपनी बेटी को दहेज नहीं देगा तो उसकी बेटी को अच्छा घर, अच्छा परिवार या फिर अच्छा लड़का नहीं देगा। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर दहेज का बहुत अधिक प्रभाव है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर दहेज प्रताड़ना के सबसे ज्यादा केसेज हमारे सामने आते हैं। अभी हाल ही में हमने अतुल सुभाष का मामला देखा है जिसमें उनकी वाइफ के द्वारा 3 करोड़ रुपए की मांग की गई है। देखिए क्या होता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। डिपेंड आप पर करता है आप किस ओर जाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सारी लड़कियां गलत हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरे समाज को बुरा बना देते हैं, जैसे कि निकिता सिंघानिया। निकिता का नाम इसलिए आया है क्योंकि वह अभी हाल ही का मामला है। और भी कई लड़कियां हैं, बहुत तरीके की लड़कियां होती है, क्योंकि आजकल इंडिया में सबसे ज्यादा जो चल रहा है, जो ट्रेंडिंग में वो चल रहा है डाइवोर्स। जहां भी देखोगे आप डाइवोर्स के मामले सामने आते हैं। लेकिन इंडिया में जो दहेज की बीमारी की जो कहानी है वह बहुत पुरानी है। लेकिन कुछ लोग उस टाइम पर भी ऐसे थे कि जो कि दहेज प्रताड़ना के बिल्कुल खिलाफ थे, मतलब दहेज के बिल्कुल खिलाफ रहते थे। दोस्तों, साल था 1927, जब भारत के एक बहुत बड़े राजनेता की शादी हो रही होती है और उनसे ससुराल वालों के द्वारा दहेज लेने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, उस व्यक्ति ने उसी वक्त साफ मना कर दिया था कि मैं दहेज के रूप में केवल और केवल आपकी बेटी लूंगा और कुछ नहीं लूंगा। लेकिन बार बार ससुराल वालों के कहने के बाद उन्होंने मात्र एक चरखा और एक जोड़ी हाथ से बुने कपड़ा लेने ही स्वीकार किया था। आखिर कौन थे वो महान व्यक्ति, ये जानना आपके लिए भी बहुत है। तो राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अराउंड द पीपल्स में, और मैं हूं आपके साथ अतुल। दोस्तों, 2 अक्टूबर 1904 उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में एक स्कूल मास्टर के घर पर एक बालक का जन्म हुआ है। वो बालक जिसे आज पूरे विश्व में जाना जाता है। परिवार के द्वारा उस बालक का नाम लाल बहादुर शास्त्री रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। वो लाल बहादुर शास्त्री जी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का अगर यूज करते थे तो उसके लिए वह पे किया करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने गवर्नमेंट गाड़ी का अपने पर्सनल यूज किया था तो उसके लिए उन्होंने पे किया था। ऐसे सरल स्वभाव के धनी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन भी बाकी लोगों की तरह काफी संघर्ष से भरपूर रहा है। जब वे मात्र 1.5 साल के होते हैं तब उनके पिताजी की डेथ हो जाती है। पिताजी की डेथ के बाद उनकी माँ अपने बच्चों के साथ जो है अपनी माँ के घर चली जाती हैं और वहीं पर रहने लगती हैं। कुछ सालों के बाद उन्हें वाराणसी अपने चाचा के पास आगे की पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। जैसे जैसे लाल बहादुर शास्त्री की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनकी रुचि भारत को विदेशी दस्ता से आजाद कराने की ओर बढ़ती चली जा रही थी। जब वे मात्र 11 साल के होते हैं तब उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया था कि नेशनल लेवल पर देश के लिए कुछ करना है। महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए भारत के लोगों से जब आह्वान किया जाता है तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा बोरिया बिस्तर उठाकर और तुरंत जाने का फैसला किया जाता है। जब उनकी उम्र मात्र 16 साल होती है, जब इस बात का पता परिवार वालों को चलता है तो परिवार वालों के द्वारा ये समझाई दी जाती है, काफी मना किया जाता है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी जिद के आगे किसी भी एक न चलने दी और आखिरकार वह जो विचार बनाया था उसमें वह जाकर वाराणसी के विद्यापीठ में शामिल हो जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कई महान लोगों से मिलवाया जाता है और जिसके बाद उनकी जो देश को प्रति जो भावना थी वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग मिलते हैं जो उन्हें और भी प्रेरित करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है। वर्ष 1927 में लाल बहादुर शास्त्री जी की शादी मिर्जापुर की रहने वाली ललिता देवी के साथ कर दी जाती है और इसके 30 साल बाद यानी कि वर्ष 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा प्रारंभ करी। लाल बहादुर शास्त्री जी इस यात्रा में शामिल हो जाते हैं। कई आंदोलन को लीड करने के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी को 7 सालों तक ब्रिटिशों की जेल में रहना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में कई ऐसे वीर सपूत रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन भारत को आज़ाद कराने के लिए निछावर कर दिया। आज़ादी के बाद कांग्रेस सत्ता में आती है और राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनीत जी को लाल बहादुर शास्त्री का महत्व समझ में आ चुका था। वह समझ चुके थे ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत को और भी विकास की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, 1940 में कांग्रेस के गठन के टाइम पर इस छोटे से डायनेमो को कई रचनात्मक कार्यों को किए जाने के लिए कहा गया, जिसमें सबसे पहले इन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का सचिव नियुक्त किया जाता है।
नेहरू जी के मंत्रिमंडल में लाल बहादुर शास्त्री जी को कई पदों पर जो कार्य करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों 1951 का वो समय था जब लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय दोनों का पदभार एक साथ दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी लंबी रेस के घोड़े हैं और उन्होंने बखूबी इन दोनों पद को संभाला और भारत को विकास की ओर लेकर गए। लेकिन एक दुख उस टाइम पर होता है जब भारत में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें लाखों की संख्या में लोग मरे थे और उस टाइम पर रेल मंत्रालय जो है लाल बहादुर शास्त्री के साथ था। दोस्तों उन्होंने उसी वक्त अपना त्याग पत्र जो है दे दिया था, लेकिन पार्टी के द्वारा उनका त्याग पत्र एक्सेप्ट नहीं किया जाता क्योंकि उसमें उनका कोई दोष नहीं था। लेकिन वो स्वभाव से ही ऐसे व्यक्ति थे कि उन्हें जहां भी लगता था कि गलत हो रहा है तो वह अपने आप को दोषी मानकर उसकी ओर आगे बढ़ जाया करते थे। ऐसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद कांग्रेस के पास कोई ऐसा नाम नहीं था जो कि प्रधानमंत्री के पद को संभाल सके। राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनीत जी के द्वारा यह आह्वान किया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री पद को संभाल सकेंगे और यही वजह रहती है कि 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने काफी समस्याएं आती है और उनमें से एक मेन रहती है 1965 में इंडिया पाकिस्तान का जो वार होता है। दोस्तों इस वार से भारत को काफी नुकसान होता है। लाल बहादुर शास्त्री जी काफ़ी परेशान रहते हैं लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्हें कई तरीके की धमकियां मिल रही थी लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाएगा। दोस्तों इस वक्त उन्होंने भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर एक बार अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा दबाव बनाया गया था 1965 में कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं करेंगे तो अमेरिका आपको गेहूं का आयात नहीं करेगा। थोड़ी देर के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी के कदम डगमगाए थे लेकिन फिर उन्होंने साहस के साथ भारत के लोगों से कहा कि हम हफ्ते में एक दिन उपवास करेंगे लेकिन पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाएंगे, चाहे हम खाना नहीं खाएंगे लेकिन बगैर सबक सिखाए पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। दोस्तों उस टाइम पर कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी जो सैलरी थी वो भी लेने से मना कर दिया। पाकिस्तान और भारत का युद्ध है उसे समाप्त करने की निर्णय लिया गया। इसी कड़ी के बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए हुए थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से मिलने के लिए और दोस्तों उसके कुछ दिनों बाद यानी कि 12 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई। इस तरीके से भारत ने एक ऐसे रत्न को खोया था जिस रत्न की भरपाई आज तक कोई नहीं कर पाया है। दोस्तों भारत के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को निछावर किया है ऐसे वीर योद्धाओं को अराउंड द पीपल चैनल की ओर से सत सत नमन।